हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑन दिस सेकंड सेशन ऑन हिंदू लॉ। आज हिंदू लॉ के अंदर हम बात करने वाले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और इस हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट हम सीखेंगे टोटल 8 टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस, जिसमें से 4 टाइप आर अलाउड, परमिटेड, 4 टाइप नॉट परमिटेड, हम उसके बारे में बात करेंगे। यस और नो, विल आल्सो टॉक अबाउट अगेन से व्हाट आर द कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिजेस, ठीक है, और उन कंडीशंस को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सो बाय डूइंग दैट वी विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू हिंदू लॉ। दोस्तों, हिंदू लॉ इज अ कोडिफाइड लॉ। क्लैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो जो पर्सनल लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस है वो बहुत आते नहीं है, यस और नो, बट डेफिनेटली एक आध सेट तो रहता है एंड दैट वन सेट विल बी रीजनेबली इजी इफ यू नो ऑल दिस कंसेप्ट्स, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से उसको अप्लाई कर पाएंगे, बहुत इजीली अगेन से अपने आउटकम, अपने रिजल्ट को और इंप्रूव कर पाएंगे एंड दैट इज व्हाट द एम ऑफ प्रो टैलेंट टू गिव यू all these concepts. Okay, let me start to give you an understanding. So what we are going to do in this module is very simple. We are going to understand types of marriages. We are going to talk about application of the act. We are also going to talk about what are the conditions of Hindu marriages. Conditions क्या है, ceremony क्या है ना, when a marriage is a nullity, void और voidable marriage के बारे में बात करेंगे। ये जो मुद्दे हैं, that is remedies, that is judicial separation, divorce, maintenance, restitution of conjugal rights, what is the meaning of conjugal rights, who will get custody of a child when there is a problem, है ना, ये सब के बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। अभी सबसे पहला फोकस हमारा है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो कोडिफाइड है 1955 का, और उस कोडिफाइड लॉ के अंदर कौन से परमिटेड हिंदू मैरिजेस है और कौन से परमिटेड नहीं है, ठीक है। दोस्तों, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस, ठीक है, उनमें से 4 परमिटेड है और 4 नॉट परमिटेड। ओके, चलिए ग्रेट, देखते हैं। पहला परमिटेड वन इज कॉल्ड ब्रह्म मैरिज। नाउ व्हाट इज अ ब्रह्म मैरिज? व्हेन now all these things are mentioned in our Vedas, और उन वेदास में से इसको कोडिफाई, सो हमारे वेदों में क्या लिखा है हम वो बात कर रहे हैं। Yes or no? There is one marriage called Brahma marriage. What happens in a Brahma marriage? Brahma marriage के अंदर the boy has completed his studenthood. So आपको पता होगा कि कोई भी पर्सन की लाइफ में एक ऐसे 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचार्य, ठीक है, देन गृहस्थाश्रम, again से वानप्रस्थाश्रम, ठीक है, एंड देन again से मोक्ष। Yes or no? ये 4 एक तरीके से उनकी लाइफ के पार्ट रहते हैं, है ना। उनमें से उसने अपना ब्रह्मचार्य श्रम खत्म किया, ही गॉट नॉलेज, ठीक है, ही हैड नॉलेज ऑफ वेदास एंड ऑन दैट बेसिस ही इज मैरिंग अ गर्ल, सो दैट्स अ ब्रह्मा मैरिज which is considered to be the highest level. Second is called Deva marriage. A daughter is given in lieu of dakshina. Okay, so if she gets over the age of a marriage, ठीक है, and she doesn't get a husband on her own, फादर उसको दक्षिणा के तौर के ऊपर अगेन से सामने वाले पर्सन को दे रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड दैव मैरिज, ठीक है, कि भाई डॉटर की एज हो गई है मैरिज की एंड दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड, मतलब एज अ दक्षिणा टू द अदर पर्सन। देन कम्स अर्श मैरिज, ठीक है, दैट्स अ ग्रूम दैट इज प्रेजेंट्स अ बुल और अ काव टू अ गर्ल फादर, बिकॉज ग्रूम doesn't have special quality, ठीक है, ग्रूम के पास कोई स्पेशल क्वालिटी है नहीं, सो इन अ वे ही इज गिविंग गिफ्ट टू डॉटर्स फादर, इन रिटर्न डॉटर्स फादर गिव द डॉटर्स हैंड इन द हैंड ऑफ ग्रूम। ओके, सो दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ नोबल मैरिज, ठीक है, बिकॉज दिस इज मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर इन्वॉल्व, ठीक है, कि भाई बेटी देने के लिए, है ना, ग्रूम ने उसके से फादर को कुछ पैसा दिया, सो दिस आर नोबल मैरिजेस, है ना, दिस आर नोबल मैरिजेस, दिस इज डेफिनेटली नॉट अ नोबल मैरिज। Prajapatya marriage, which is called father of a bride, goes looking for a groom and not the other way round. So in our, you can say, Hindu
धर्म के अंदर जनरली है ना लड़के देखने जाते हैं, ठीक है ना, लड़का देखने नहीं जाते हैं, ये सनो, ठीक है। दैट मीन्स इट इज द फादर ऑफ ब्राइड विल नॉट गो आउट एंड लुकिंग फॉर अ ग्रूम, ठीक है, ग्रूम विल लुक फॉर अ ब्राइड, ऐसा माना जाता है। और इसकी वजह से दिस इज ऑल्सो नॉट अगेंस्ट नोबल बर्थ प्रजापत्य, ठीक है, विच मीन्स पब्लिक में बहुत बार ये चलता है जब पॉपुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं एक से लोग आइसोलेशन में हैं, अच्छी तरीके से सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उनको ये फिर ढूंढने की जरूरत पड़ती है। तो आज के ज़माने में प्रजापत्य बोलो, ठीक है, तो चलता है, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ नोबल मैरिज। बट you can say the other 4 types are not acceptable. गांधर्व मैरिज which is a love marriage without consent of parents, ठीक है, आज के जमाने में तो बिल्कुल वैलिड है। ये सुनो, असुरा मैरिज, ठीक है, groom is not at all compatible with bride, but father of the bride likes the wealth of the groom, ठीक है, and the groom is very happy to give that wealth, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन अ प्रीवियस केस यहाँ पे गिफ्ट देते थे, है ना, गिफ्ट भी क्या मिलती थी, दिस इज जनरली बुल और अ काउ, यहाँ पे पैसा मिल रहा है। सो असुर राक्षस मैरिज, ग्रूम विल बैटल द ब्राइड्स फैमिली एंड टेक अवे ब्राइड एंड कन्विंसेस हर टू मैरी। सो द ग्रूम विल फाइट विद द अगेंस्ट फैमिली ऑफ द ब्राइड, फिर वो मतलब ब्राइड को छीन के लेके जाते हैं और फिर अगेंस्ट ब्राइड को कन्विंस करते हैं कि देखो तुम्हारे सभी घर वालों को मैंने मार दिया है, ठीक है, या मैं जीत चुका हूं, यू मस्ट मैरी मी, ओके। सो दैट्स अ काइंड ऑफ कंडीशंस बीइंग पुट इन। हमने ऐसे बहुत सारे सिचुएशन देखे हैं हिस्ट्री में, माइथोलॉजी में, जहां पे ऐसा बहुत बार होता था, ठीक है, इस तरीके से मैरिज होते थे। सो ऐसे मैरिजेस आर ऑब्वियसली नॉट द नोबल मैरिजेस, ठीक है। पैसाच का मैरिज विच इज पिशाच मैरिज बोल सकते हैं इसको, इट्स अ वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज। द ग्रूम विल फोर्सफुली मैरी द ब्राइड एंड वोंट इवन गिव मनी और एनीथिंग टू द फैमिली एंड फोर्सफुली उसको उठा कर लेकर आया और फोर्सफुली मैरी कर दिया, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस, ठीक है। उनमें से 4 एक्सेप्टेबल है, 4 अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये सिर्फ नाम आपके सामने मैंने रखे। क्लैट में आई डोंट थिंक दैट दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन दिस फॉर्मेट, बिकॉज इस तरीके का नॉलेज अभी तक आपकी मतलब आपके सामने आया नहीं है, ठीक है। इवन इन द लीगल स्टडीज की बुक्स ऑफ एनसीईआरटी इट इज नॉट प्रोवाइडेड एंड क्लैट एक्सपेक्ट्स कि भैया आपको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए, नॉट लाइक दिस। बट है ना, as we progress further and when we are making questions on it, ठीक है, and you know there are questions coming about Gandharva marriage, so you should know what is Gandharva marriage, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now keeping this in mind, let's understand where is the applicability of this act. The act, that is Hindu Marriage Act 1955, is applicable to whom? To the people who are Hindus. Who are Hindus? We have learned in the first session. Who are Hindus? Hindus are, by law, Hindus are the Hindus by religion, Buddhist, Jain, Sikh. Okay, the people who are Christian, the people who are Muslims, people who are Parsis, on which the Hindu Marriage Act is not applicable because they are not Hindus. Yes or no? So Hindu Marriage Act is applicable to those people. So who is Hindu? Hindu by religion. हमने देखा था ये, है ना, वीराशैवा, लिंगायत, फॉलोअर ऑफ ब्राह्मो, प्रार्थना, आर्य समाज, दे आर हिंदूज। हिंदू by conversion, someone who got converted into Hindu, है ना, that is Hindu, or someone who is Hindu by birth. Any child, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindu or Buddhist or Jain or Sikh, or any child, one of whose parent, ठीक है, is a Hindu, Buddhist, Jain or Sikh religion and who is brought up as Hindu, ठीक है। वी हैव लर्न वन केस, ठीक है ना, पेरुमल का केस हमने देखा था। उस पेरुमल के केस के अंदर बच्चे का जन्म के टाइम पे वन ऑफ द पेरेंट वाज हिंदू, बट बच्चे का डेवलपमेंट, अपब्रिंगिंग वाज डन थ्रू हिंदू रिलीजन एंड दैट इज व्हाट वी विल सी। ओके, रिमेंबर दिस। ओके, दिस लॉ इज एप्लीकेबल to the entire territory of India
एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा लिखा गया था शुरुआत में, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर वॉज अ सेपरेट स्टेट, नाउ इट इज नॉट. सो इवन नाउ दिस इज एप्लीकेबल इन Jammu Kashmir as well. Okay, so it is very clear. Applicable to whom? Applicable to the people who are Hindu, Hindu by birth, Hindu by religion, Hindu by conversion. ठीक है. And the geographical area, it is applicable to Jammu and Kashmir. That is across India. Okay. Now, Section 5 of Hindu Marriage Act says to constitute Hindu marriage, it should fulfill following condition along with few other conditions. ठीक है. सो देयर मस्ट बी कंडीशंस. अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो वो मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा नहीं गिना जाएगा. ठीक है. लेट्स सी दिस, व्हिच आर दोस. भाई हिंदू मैरिज एक्ट बोलता है कि बाइगामी नॉट एक्सेप्टेबल, देयर इज टू बी मोनोगामी. नंबर 1. नंबर 2, देयर इज टू बी अ वैलिड कंसेंट ऑफ द पार्टी एंड द साउंडनेस ऑफ द माइंड ऑफ द पार्टी. ठीक है भैया, जो आदमी शादी करने के लिए तैयार है उसका कंसेंट तो वैलिड वे में लेना चाहिए ना. ठीक है. उसको बाय फोर्स नहीं लेना चाहिए, बाय कोएर्शन नहीं लेना चाहिए, बाय फ्रॉड नहीं लेना चाहिए, और उसका साउंडनेस ऑफ माइंड भी होना चाहिए. उसकी एज, द पार्टीज should not be within the degrees of prohibited relationship and there should not be any sapinda relationship. ठीक है. अब हम इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. इन्हीं सभी पॉइंट्स को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं, बिकॉज दिस कंडीशंस दे डिफाइन वेदर अ मैरिज इज वैलिड और मैरिज इज वॉइड और मैरिज इज वॉइडेबल. यस और नो. तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. नाउ व्हेन यू नो दैट लॉ गोज बाय रूल्स, कंडीशंस एंड यू अप्लाई दोस कंडीशन, इट बिकम्स इजी. सो लेट अस सी नाउ द कंडीशंस इन डिटेल वन बाय वन. ओके, चलिए देखते हैं व्हाट आर द कंडीशंस. ठीक है. हमने अभी आपके सामने बताई थी ये कंडीशन है. पहला कंडीशन, नीदर पार्टी हैव अ लिविंग स्पाउस एट द मोमेंट ऑफ अ मैरिज. ठीक है. मतलब बाइगामी नॉट अलाउड, इट ओनली मीन्स मोनोगामी. सो वी नो गैमोस मतलब मैरिज. ठीक है. सो मोनोगामी विच मीन्स सिंगल मैरिज. ओके. ठीक है. सो दैट मीन्स कि भाई कोई भी पार्टी का जब शादी करेगा उस समय पे कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए. डाइवोर्स हो गया विच इज अ सेपरेट इश्यू, मतलब आदमी फ्री है, आदमी इंडिविजुअल है. सो एक समय पे एक ही मैरिज. ओके. नंबर 1. नंबर 2, एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी इज गिविंग कंसेंट बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू एन एक्सटेंट where she or he is unfit for a marriage and procreation of children. So भैया उसका कंसेंट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से नहीं होना चाहिए. और अगर उस आदमी का या औरत का एक से जो मेंटल स्टेटस है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मैरिज करने के लिए सक्षम नहीं है और प्रोक्रिएशन के लिए सक्षम नहीं है, या देयर इज अ रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी विच इज कमिंग अप. सो दैट मीन्स एक तरीके से हमें क्या चाहिए? साउंडनेस ऑफ माइंड. यस और नो. ठीक है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंसेंट शुड बी गिवन फ्रीली. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. देन ब्राइड ग्रूम का एज होना चाहिए 21 साल. ब्राइड की उम्र होनी चाहिए 18 ईयर. यस और नो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. मैरिज वैलिड होने के लिए ये एज है. ठीक है. इसके नीचे भी शादी होती है ना, इसके नीचे भी शादी होती है. क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है? ठीक है, उसको समझना पड़ेगा. चलिए समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से चाइल्ड मैरिज हुआ है ना, लेट अस से चाइल्ड मैरिज हुआ. चाइल्ड मैरिज इज नॉट अ काइंड ऑफ वैलिड मैरिज, बट इट डजंट गेट कन्वर्टेड इट इनटू वॉइड मैरिज. वो वॉइड नहीं है ना. चाइल्ड मैरिज इज नॉट अ वैलिड marriage, but it is not converting it into a void marriage. क्यों void marriage नहीं है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, पर child marriage is होते हैं है ना. इससे नीचे लोगों की शादियां होती है, बराबर है. और उस ग्राउंड के ऊपर आप कोर्ट में जाकर बोल सकते हो कि ये चाइल्ड मैरिज है, मुझे इस मैरिज को कैंसिल करना है. दैट इज व्हाट यू कैन वेरी वेल डू. ठीक है. देन पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. ठीक है. ये बात समझेंगे कि किसको हम बोलेंगे प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. एंड पार्टीज आर नॉट सपिंडास ऑफ ईच अदर.
ठीक है, या तो वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होंगे या सापिंडा नहीं होंगे, ठीक है ना? दैट इज द आइडिया. However, if the customer usage are allowing कि आप ऐसा मैरिज कर सकते हो, so that is a different thing. Okay, इतने बड़े देश में इतने बड़े अलग अलग कल्चर, अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग यूजेस है ना, उसके अंदर अगर कोई सापिंडा रिलेशनशिप में मैरिज अलाउड है, कोई प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में मैरिज अलाउड है, ठीक है, तो उसको ये लोग बोलेंगे कस्टम और यूसेज के द्वारा वो एक्सेप्टेबल है. ठीक है, हम इस बात को अब डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज का मतलब, उसका लीगल स्टेटस क्या. अब एक एक करके इन तीन बातों को समझते हैं. व्हाट हैपेंस विद द चाइल्ड मैरिज, है ना. सापिंडा रिलेशन पे मैं 2 मिनट में आ रहा हूं. ठीक है, पहले चाइल्ड मैरिज के बारे में मैं बात कर देता हूं. दोस्तों, हमने कहा दैट देयर इज अ रूल, है ना. द रूल सेज, है ना, द रूल सेज कि मैरिज होने के लिए दोनों की एज, ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड, ओके, इसकी उम्र होनी चाहिए 18 ईयर्स और इसकी होनी चाहिए 21 ईयर्स. नाउ यू कैन से, लेट अस से समवन मैरीज एट अ लोअर एज, है ना, 16 और ये 14 पे शादी हो गई, दे मैरिड. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस टू अ चाइल्ड मैरिज. वैसे देखा जाए तो भैया ये चाइल्ड मैरिज इज नॉट अ वैलिड मैरिज. ठीक है, बट हाउएवर इट डजंट गेट कन्वर्टेड इनटू अ काइंड ऑफ वॉइड मैरिज. क्यों, ये समझिए, है ना. समझिए, सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, 16 साल 14 साल पे शादी हो गई, है ना. द गर्ल केम टू द हाउस ऑफ अ ग्रूम, है ना, वहां पे आ गई. उसके कुछ सालों के बाद अब ब्राइड ग्रूम बोलता है कि ना भाई, है ना, हमारी शादी तो वैलिड है नहीं, ठीक है ना, तुम हमारा शादी कैंसिल कर दो, खत्म, तुम चले जाओ अपने घर. नाउ द पॉइंट इज, व्हाट आर द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू दिस गर्ल आफ्टर फ्यू ईयर्स. दैट इज नो प्रोटेक्शन. यस और नो. ठीक है ना. ये तो भैया ना बोल देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ये लोग, है ना, कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट अलाउ करता है कि भैया देखो आपका मैरिज वैलिड नहीं है और उसको कोर्ट वॉइड करे, तो बात बराबर है. ये सुनो, नहीं तो बात बराबर नहीं है. आपको बात समझ आई सबको, है ना. ठीक है दोस्तों, ये प्रोटेक्शन के लिए है ना, स्पेशली फॉर फीमेल का प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके का एक ऐसा रूल बना के रखा हुआ है. तो ये है आपका चाइल्ड मैरिज का कंसेप्ट. मतलब चाइल्ड मैरिज अलाउड है, मतलब वैलिड नहीं है, ठीक है, पर अलाउड है और उसको कोर्ट में जाकर ही आप उसको कैंसिल कर सकते हो. बगैर कोर्ट में जाकर आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो. इज दैट वेरी क्लियर. चलिए, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, चलिए, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट विच इज, तो ये पार्ट हम सीखा. अब हम आते हैं सापिंडा रिलेशनशिप. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सापिंडा रिलेशनशिप. सापिंडा मीन्स सेम पिंड, मतलब सेम गोत्र से, है ना, हम सेम गोत्र के लोगों के साथ हम शादी नहीं कर सकते. दैट इज द पॉइंट हियर. ओके, सेम पिंड. Obviously, you cannot marry someone coming from your own family. ठीक है, अब बात ऐसी है कि कौन हमारी फैमिली का है. ठीक है, कितने दूर तक देखेंगे कि हमारी फैमिली का है ना, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं. चलिए समझते हैं. सब-इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, सेम पिंड का होना, इतने सारे लोग है, ठीक है, हम कहीं ना कहीं, ठीक है, ऑब्वियसली हम सब लोग एक ही आदमी से पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं हम एक ही लोगों के पुराने जमाने में से पैदा हुए, सब एक दूसरे के भाई बहन हैं. पर जब हम आगे बढ़ना है ना, प्रोक्रिएशन करना है, सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट टू एन एक्सटेंट कि ये स्टॉप किया गया, इसको बैन किया गया है. क्या है सब इंटर रिलेशनशिप विथ रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड्स एज फार एज थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव in the line of ascent through mother side and fifth generation inclusive in the line of ascent through father. ठीक है, the line being traced upward in each case from the person concerned who is to be counted as the first generation. ठीक है, ओके, चलो कुछ तो समझ आया, उसको हम थोड़ा सा डिफाइन करके देखेंगे. So when two persons are said to be sapinda of each other, it means if one is a lineal ascendant of other within the limits of sapinda, or if they have a common lineal ascendant who is within the limits of sapinda relationship with reference to each of them. Okay, अच्छी बातें बोली.
चलिए इसको समझते एक एक करके, है ना, ठीक है। ओके, सो बेसिकली क्या मतलब है इसका समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से देयर इज मिस्टर ए, ओके, हम बात करें रूल ऑफ सापिंडा। मिस्टर ए हैज फादर एंड मदर, ठीक है। फादर की साइड पे ही हैड ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ठीक है। अब आप समझिए कि ये जो मिस्टर ए है, ही इज ऑफ अ लिनियल डिसेंट ऑफ हिज फादर एंड मदर। सिमिलरली ही इज अ लिनियल डिसेंट ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। ही इज अ डिसेंडेंट, क्या बोलेंगे इसको, डिसेंडेंट, ओके। ए इज अ डिसेंडेंट ऑफ दिस पीपल, समझ में आया, ग्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंड? एसेंड का मतलब वो ऊपर जाना, सो दे आर एसेंडेंट, ओके। सो ए के एसेंडेंट कौन हुए, उसके फादर, उसके एसेंडेंट कौन हुए, उसके ग्रैंडफादर। सो मिस्टर ए के एसेंडेंट में, एसेंट में ग्रैंडफादर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, यस और नो, समझ आया, वेरी गुड। सो वापस समझते क्या लिखा था, ठीक है। सो दे हैव अ कॉमन लीनियल एसेंडेंट, ठीक है, और कॉमन लीनियल डिसेंडेंट, डिसेंडेंट और एसेंडेंट। एसेंडेंट समझ में आया, डिसेंडेंट समझ आया, ग्रेट, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि सापिंडा रिलेशनशिप फादर की साइड पे 5 जनरेशन, ठीक है, मदर की साइड से 3 जनरेशन, ये सर नो। सो ये और स्टार्टिंग फ्रॉम इंक्लूसिव मिस्टर ए इज अ फर्स्ट जनरेशन, उसके फादर सेकेंड जनरेशन, ये उनके थर्ड जनरेशन, फिर ठीक है इनके जो भी होंगे, है ना, जैसे ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, उनका ये चौथा रिलेशनशिप, फिर इनके होंगे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ये सब नो, ये हो गए उनकी 5वीं जनरेशन, ठीक है। तो सापिंडा रिलेशनशिप गोस इन दिस वे टू 5 जनरेशन, ठीक है, क्लियर है। विच मीन्स मिस्टर ए कैन नॉट मैरी, ठीक है, इनके कोई भी लीनियल डिसेंडेंट या उनके लीनियल एसेंडेंट के साथ। सो मिस्टर ए कैन नॉट मैरी फादर की सिस्टर, मिस्टर ए कैन नॉट मैरी ग्रैंडफादर की सिस्टर, मिस्टर ए कैन नॉट मैरी ग्रैंडफादर की वाइफ, मिस्टर ए कैन नॉट मैरी फादर की वाइफ, ये सुनो, ये 5 जनरेशन। सिमिलरली फॉर मदर साइड इट इज 3, ओके। सो ये था फर्स्ट जनरेशन, मदर का हो गया सेकेंड जनरेशन, ये हो गया थर्ड जनरेशन, ठीक है। उतने तक मिस्टर ए शादी नहीं कर सकता, ये सुनो। सो पर्सन कंसर्न वुड बी काउंटेड एज अ फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। एंड व्हेन वी से you can say ascendant, it is always going upward. मदर की साइड पे 3 जनरेशन, फादर की साइड पे 5th जनरेशन तक जाना है, ये सब नो, उनके साथ शादी नहीं कर सकते, ये सब नो। और क्या क्या रिलेशन में शादी नहीं कर सकते, इफ देयर इज अ फुल रिलेशनशिप, बच्चा मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस से मिस्टर ए ग्रैंडफादर के, है ना, डॉटर के साथ शादी नहीं कर सकता। अब ग्रैंडफादर की डॉटर 2 तरीके से हो सकती है, देयर इज अ फुल रिलेशनशिप, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल रिलेशनशिप, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, है ना, से जो मिस्टर ए के फादर पैदा हुए, है ना, उन्हीं दोनों से एक उनकी सिस्टर पैदा, मतलब उनकी डॉटर पैदा हुई जो आपके फादर की सिस्टर थी, ठीक है। तो भैया वो फुल रिलेशन हो गया। व्हाट इज हाफ रिलेशनशिप, हाफ रिलेशनशिप में, है ना, फादर के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर में से किसी एक की, जैसे ग्रैंडफादर ने दूसरी शादी करी, सो देयर इज अ स्टेप मदर फॉर योर फादर, देयर इज अ स्टेप मदर फॉर योर फादर, और उनकी बेटी, है ना, दैट इज हाफ, यू कैन से रिलेशनशिप, समझ आया। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, है ना, टू एन इजी एक्सटेंट, फादर मदर और मिस्टर ए है। मिस्टर ए के फादर मदर थे, मदर की डेथ हो गई, मिस्टर ए ने दूसरी शादी करी, सो दैट इज स्टेप मदर आई,
ये सर नो, इस स्टेप मदर और ये फादर से एक और लेट्स से बेटी पैदा हुई, दैट इज अ डॉटर. सो मिस्टर ए और मिस्टर डी के बीच में, सॉरी मिस डी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? देयर इज हाफ रिलेशनशिप. Yes or no? Similarly, what is uterine, you can say, relationship? Uterine relationship means same stuff, father mother. अब इस बार क्या हुआ? फादर की डेथ हो गई या डाइवोर्स हो गया और मदर मैरिड टू समवन एल्स, स्टेप फादर, और इनकी वजह से एक और डॉटर पैदा हुई फॉर एग्जांपल. तो ये और ए के लिए ये यूटेरिन रिलेशनशिप है. ठीक है. सो दैट ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन दिस सपिंडा रिलेशनशिप. क्या इंक्लूडेड है? फुल, हाफ एंड यूटेरिन, ये भी इंक्लूडेड है ना. विच मीन्स फुल का तो ऑब्वियस गणित है ना, पर क्या हाफ और यूटेरिन रिलेशनशिप इंक्लूडेड है? बिल्कुल इंक्लूडेड है. लेजिटिमेट और लेजिटिमेट इलेजिटिमेट रिलेशनशिप इंक्लूड होगा. हाँ, अगर मानो मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे है ना, यहां पे कोई थर्ड जनरेशन में कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड पैदा होता है. ठीक है ना. इलेजिटिमेट चाइल्ड का मतलब क्या हुआ? अ चाइल्ड विच इज बोर्न नॉट विद इन द वेडलॉक बट इट इज आउट ऑफ वेडलॉक. शादी के बगैर वो बच्चा पैदा हुआ है. यस और नो? सो दैट इज कॉल्ड इलेजिटिमेट चाइल्ड. अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है, ठीक है, तो भी वो सपिंडा ही माना जाएगा अगर वो 5 जनरेशन में आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर ए या मदर की साइड पे 3 जनरेशन में आता है. ठीक है. सो दैट इज हाउ द आइडिया इज. इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? सबको बात समझ आई? चलिए, बहुत अच्छी बात है. ठीक है. ब्लड रिलेशनशिप हो या से एडॉप्टेड हो, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. भाई एडॉप्ट किया किसी ने यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई किसी ने एडॉप्ट किया, यहाँ पे किसी ने एडॉप्ट किया, दैट इज एक्सेप्टेबल. एडॉप्शन इज एक्सेप्टेबल. इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन? क्लियर है सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है ना. आगे बढ़ते हैं. सो हमें ये लाइन समझ में आ गई, सपिंडा रिलेशनशिप. ग्रेट. ठीक है. सो दोस्तों, सपिंडा रिलेशनशिप क्या बोलता था? ठीक है. सपिंडा रिलेशनशिप एक्सटेंड्स टू एनी पर्सन एज फार एज थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू मदर and 5th generation in the line of ascent through father, the line being traced upward in each case from the person concerned. जिस आदमी की शादी करने के बारे में बात हो रही है, उस बंदे का, है ना, उस वहां से पहली जनरेशन काउंट होगी. इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? चलिए, बहुत अच्छी बात है. दैट्स अ सपिंडा रिलेशनशिप. देन वी कम टू प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. Section 3 subclause of G defines prohibited degree of relationship. क्या बोला? 2 persons are said to be within the degrees of prohibited relationship. 1, if one is a lineal descendant of other. पहला बंदा दूसरे का lineal descendant है. ठीक है. Which means, है ना, ठीक है, for example let us say Mr. A cannot marry his own mother. ठीक है. Similarly, let's say Miss S cannot marry, you can say, her father. So because you can say that is called lineal descendant. Okay. If one was the wife or husband of a lineal ascendant or a descendant of the other. ठीक है. Which means कि अगर let us say यहाँ पे father थे, यहाँ पे mother है. ठीक है. Mr. A ने शादी करी W के साथ. Now this father cannot marry W और मिस्टर ए कैन नॉट मैरी द मदर. समझ आया आपको? वन वॉज द वाइफ और द हस्बैंड ऑफ अ लिनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ अदर. ठीक है. ग्रेट. वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर और द फादर और द मदर्स ब्रदर और ऑफ द ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स ब्रदर ऑफ द अदर. भाई साहब, ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सिंपल वे में, है ना. पहला, लिनियल डिसेंट, है ना. लिनियल डिसेंडेंट इज अ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है ना. वेदर इट इज फुल, हाफ, यूटेरिन रिलेशनशिप, वेदर इट इज लेजिटिमेट, वेदर इट इज इलेजिटिमेट, वेदर इट इज अ ब्लड रिलेशनशिप, वेदर इट इज एडॉप्टेड, all of them will be counted here. All of them will be counted here. Okay. So lineal descendant, which means you can say A और B से C पैदा हुआ. ठीक है. तो C is a lineal descendant of this. लिनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट्स वाइफ और हस्बैंड.
ठीक है। सो नाउ ए एंड बी की शादी हुई, सी पैदा हुआ, सो लिनियल डिसेंडेंट सी हो गया। सी अगर मेल है कैन नॉट मैरी अ फीमेल, दैट इज मदर। मेल है, सॉरी फीमेल है तो कैन नॉट मैरी द फादर, दैट इज अ लिनियल डिसेंडेंट। ओके, नाउ सेकेंड, लिनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट्स वाइफ और हस्बैंड। सो दैट मीन्स ए बी, ठीक है, यहां से सी पैदा हुआ, बराबर है। अब ए की मानो पहले शादी हो चुकी थी, लेट अस से ए ने पहले डी के साथ शादी करी थी, ठीक है, डी फीमेल थी, ए मेल है, बी फीमेल है और ये मेल है। ये पहले शादी हो चुकी थी, शादी कैंसिल हो गई, बराबर है। अब ए ने दूसरी शादी करी बी और उससे सी पैदा हुआ, नाउ सी कैन नॉट मैरी डी, सिंपल, ग्रेट, दैट इज कॉल्ड लिनियल एसेंडेंट, लिनियल एसेंडेंट्स वाइफ और हस्बैंड। सिमिलरली ए और बी ने शादी करी, बच्चा पैदा हुआ, सी ने शादी करी, डी फीमेल है ना, अब ये शादी ब्रेक हो गई, अब ए डी के साथ शादी करना चाहता है, नॉट पॉसिबल, यस और नो। सिमिलरली वाइफ ऑफ फादर, फादर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर्स ब्रदर, वापस वाइफ ऑफ फादर के साथ शादी नहीं हो सकती, दैट मीन्स यू कैन से भैया समवन कैन नॉट मैरी, यू कैन से हिज ओन मदर। फादर्स ब्रदर्स वाइफ, फादर के ब्रदर कौन हुए, चाचा या ताऊ जी, ये सुनो, उनकी वाइफ के साथ है ना शादी नहीं हो सकती। मदर्स ब्रदर मामा हो गए, मामा की वाइफ मामी जी के साथ शादी नहीं हो सकती। ग्रैंडफादर की वाइफ विच इज ग्रैंड मदर, उनके साथ शादी नहीं हो सकती। ग्रैंड मदर्स ब्रदर, उनके साथ शादी नहीं हो सकती, ठीक है। दिस आर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। एंड देन देयर इज क्लियर कट मेंशन अबाउट ब्रदर सिस्टर कैन नॉट मैरी, uncle niece cannot marry, aunt nephew cannot marry, children of brother sister, they are known as first cousin, they cannot marry. समझ आया? So that is called prohibited degree of relationship if two are brother and sister, or they are uncle and niece, aunt and nephew, or children of brother and sister, or of two brother or of two sisters, they are prohibited degree of relationship. समझ में आ गया? Is that very clear to everyone? एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आने में दिक्कत हो रही है, सपिंडर रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, तो मेरा मानना है कि एक बार वापस देखिए, तो ये आपका ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए बहुत ही क्लियर कट है ना, यहाँ पे कोई एक प्रोफेसर साहब है, उन्होंने उसको लिस्ट बना दिया था, विच आई हैव केप्ट इट हियर फॉर यू, यू कैन वेरी वेल टेक इट। सो दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। हमने क्या सीखा? सेक्शन 5। सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज। कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या चाहिए, ठीक है, दैट इट इज मोनोगामी, नीदर पार्टी हैज अ लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। नंबर 2, एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी इज गिविंग कंसेंट बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, suffering mental disorder of such a kind, or to an extent that the person is unfit for a marriage, or is, you can say, having a problem of procreation, subject to recurrent attack of insanity. तो ये हो गया आपका कंसेंट रिलेटेड पार्ट। एज बताया हमने, चाइल्ड मैरिज के बारे में बताया आपको, ये सुनो। अभी हम वापस जब वॉइड मैरिज के बारे में देखेंगे तब हम इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। हमने प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप देखा एंड सपिंडर रिलेशनशिप देखने की कोशिश करी। अब हम आते हैं वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड मैरिज? Void marriage is a no marriage at all in the eyes of law. The court considers void marriage as if marriage has never existed in the first place. It is known as void ab initio. So हमारे पास ये कंडीशन है, इन कंडीशन में से कौन से मैरिजेस विल बी ट्रीटेड एज द void marriage? कंडीशन नंबर 1, neither party has a living spouse at the moment of marriage, that is considering a marriage void ab initio, ठीक है। So Mr. A had a wife, है ना, Mr. A had a wife called, you can say, Mrs. B, ठीक है। उस समय पे मिस्टर ए ने मिसेस सी के साथ भी शादी करी, तो उनका पहले वैलिड मैरिज के बाद के समय पे मिस्टर सी के साथ जो शादी करी, दैट इज void ab initio, वो void है। इज दैट क्लियर? ग्रेट।
और कौन सी कंडीशन वॉइड करेगी? इफ parties are within the degrees of prohibited relationship or if parties are in sapinda. Okay, so ये 3 कंडीशन अगर है तो मैरिज वॉइड होगा, है ना, तो मैरिज वॉइड होगा। बाकी जो 2 कंडीशंस है उसमें मैरिज क्या होगा? वॉइडेबल। वॉइडेबल मैरिज इज बाइंडिंग एंड वैलिड अंटिल अ डिक्री फ्रॉम कोर्ट इज पास्ड फॉर एनलिंग इट। एनल करना, कैंसल करना, पूरा जीरो कर देना, ठीक है ना, एनल करना इज टू कैंसल इट, जीरो कर देना। कोर्ट की डिक्री चाहिए तो उसको बोलोगे कि एनल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदे ने यहाँ पे कंसेंट दिया, ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था, पर उसको लगा कि नहीं ठीक है, आई एम ओके विथ इट एंड दे वांट टू कंटिन्यू विद द मैरिज, सो दैट इज अ वैलिड मैरिज। Yes or no? They have to go to the court, court gives decree, court gives order और उसके बाद बोले कि भैया ये कैंसल है तो वैलिड है, सही है, तो उसको void कन्वर्ट होगा, नहीं तो तब तक वो voidable माना जाएगा। Is that comfortable to everyone? Yes or no? So void marriages, ठीक है, are null and void on this 3 grounds। कौन से 3 ग्राउंड है? बाइगामी, सापिंडा रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। बाकी तो वॉइडेबल कन्वर्ट करते हैं, एज वॉइडेबल देता है, विच मींस चाइल्ड मैरिजेस, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, चाइल्ड मैरिजेस आर नॉट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट वॉइड मैरिजेस, दे आर वॉइडेबल। अगर आप कोर्ट में जाकर उसको आप कैंसिल करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो, सिंपल, उसके बगैर आप नहीं करवा सकते हो। इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आया? उसके बगैर वो वैलिड मैरिज ही माना जाएगा, ठीक है। यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन, इट इज द कोर्ट विल टेक अ डिसीजन। क्लियर है? वेरी गुड। सो दैट्स अ वॉइड मैरिज, ठीक है। समटाइम्स यू कैन से द मैरिजेस विच आर वॉइडेबल। वॉइडेबल कौन से ग्राउंड के ऊपर? पहला, समवन इज इंपोर्टेंट, ये वॉइडेबल देगा, वॉइड नहीं है, समझना, मिस्टेक मत करना। वॉइड तो भैया इन 3 चीजों पे ही है, बाइगामी, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंडा रिलेशनशिप, ठीक है। अब आता है आपका वॉइडेबल। वॉइडेबल कौन से ग्राउंड के ऊपर होगा? पहला, इंपोर्टेंसी, ठीक है, समवन इज इंपोर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्टेंट? इंपोर्टेंट का मतलब होता है पर्सन के पास एबिलिटी नहीं है टू यू कैन से गो फॉर इंटरकोर्स, है ना, इंटरकोर्स नहीं कर सकते तो भैया ये बोला जाएगा इंपोर्टेंसी है, ठीक है ना, इंपोर्टेंसी है। अब एक बहुत ही फेमस न्यूज आया था, एक मिस्टर ए थे, उन्होंने मिस्टर मिसेस बी के साथ शादी करी। मिस्टर ए एक्चुअली में पहले मिस ए थे, उन्होंने अपना जेंडर चेंज किया, जेंडर चेंज करने के बाद मिस्टर ए बने, वो इंफॉर्मेशन उन्होंने मिसेस बी को दिया नहीं। दे वर नॉट एबल टू डू इंटरकोर्स बिकॉज इवन आफ्टर दी यू कैन से दोस ऑपरेशन शी वॉज नॉट एबल टू गो फॉर सच काइंड ऑफ एक्टिविटी एंड मिसेस बी रियलाइज आफ्टर 6 years. So that means this is a voidable marriage है। मिसेस बी करना चाहे कि इसको void है तो भैया इसको void कर सकता है। सेवंती बाबूराव केस के अंदर बोला कि इंपोर्टेंसी का यह मतलब नहीं है कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो, है ना। इंपोर्टेंसी का मतलब है कि आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते हो, बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। और वो उसके लिए यू कैन से अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, आप उसका यूज कर सकते हो, पर दिस इज नॉट अमाउंटिंग टू इंपोर्टेंसी। देन कम्स अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। समवन इज अनसाउंड, ठीक है, एंड दैट अनसाउंडनेस विल लीड टू वॉइडेबल मैरिज एंड देयरबाय अदर पार्टी कैन सीक द मैरिज टू बी एनल्ड, है ना। जैसे एक लेडी है ना, सो देयर इज अलका शर्मा वर्सेस अभिनेश शर्मा केस। सो शी was unable to handle domestic appliances, she urinated in presence of family member, ठीक है, okay, she was not able to handle basic things। So let's not take it in a way कि unable to handle domestic appliances का ये मतलब नहीं है कि उसको सब्जी बनाना नहीं आता था, not like that, but she was not able to handle, मतलब ब्रेन पॉइंट ऑफ व्यू शी वॉज नॉट एबल टू हैंडल द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, ठीक है, नॉट एबल टू कैरी थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। उनसे गलतियां हो जाती थी, गिर जाता था सामान, एंड शी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हर बॉडी एंड देयर बाई यू कैन से कोर्ट ने कहा इट अमाउंट्स टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। यूज ऑफ फोर्स और फ्रॉड टू ऑब्टेन कंसेंट, ठीक है, ओके। सो अगर किसी से फोर्स करके फ्रॉड करके
अगर उसका कंसेंट लिया है, ठीक है, जो विद इन ए ईयर पता चल जाना चाहिए। ये सुनो, 1 साल के बाद आप थोड़ी इस बात के ऊपर बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स और आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड पार्टीज लिव टुगेदर, ठीक है, तो भैया आपके पास एक्सेप्शन नहीं है ना, कि भाई आपको पता चल गया कि ये आदमी ने फ्रॉड किया है, उसके बाद भी आप साथ में रहते थे, तो आपके पास कोई बेनिफिट नहीं है। ये सुनो, फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर मधुसूदन वर्सेस श्रीमती चंद्रिका का केस हुआ। देयर वॉज कंसीलमेंट ऑफ वेनेरियल डिजीज, है ना, तो वो फ्रॉड है। जैसे इस केस में फ्रॉड था, बराबर है, इस केस में फ्रॉड था। जब पता चलेगा उसके 1 साल के अंदर इनको कंप्लेन करनी है, नहीं तो नहीं चलेगा। ये सुनो, बबाई पन्नामातो वर्सेस आर सिंह के अंदर, सो अ 60-year-old मैन मैरिड 18-year-old गर्ल एंड दैट यू कैन से गर्ल के मन में यह था कि द मैन इज ऑफ 25-year-old, ठीक है, सो दैट इज फ्रॉड। और जब पता चल गया, शी सेड कि भैया ये मैरिज एनल कर दो, सो दैट इज वॉइडेबल मैरिज। एंड अनदर कंडीशन इज प्रेगनेंसी बाय समवन एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत में जब मैरिज करी तो पहले उस आदमी को पता नहीं था, ही वॉज इग्नोरेंट, दैट इज एसेंशियल कंडीशन। अगर उसको पता था, ठीक है, जिस आदमी ने शादी करी और दूसरी लड़की के साथ जो वो प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ मैरिज, और फिर मैरिज करने के बाद वो एनल करना चाहता है, पहले से पता था तो नहीं चलेगा, है ना। विद इन 1 year ऑफ मैरिज वो प्रेगनेंसी होना चाहिए और उनके बीच में, है ना, नो मैरिटल इंटरकोर्स टुक प्लेस, ओके, सो दैट इज हाउ दी यू कैन से दी प्रेगनेंसी बाय समवन एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। सो हमने देखा ये 5 कंडीशंस है। 5 कंडीशन में से पहला, चौथा और 5वां मेक्स दी मैरिज वॉइड। कंडीशन नंबर 2 and 3 मेक्स voidable, okay, makes it voidable. So here we have understood all the important points, ठीक है। So एक मात्र केस हम देख लेते हैं विच इज अबाउट चाइल्ड मैरिज, ठीक है, जहां पे इट इज पी वेंकटरमन वर्सेस स्टेट के खिलाफ केस था, चाइल्ड मैरिज था। चाइल्ड मैरिज इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ऑल्सो इट इज पनिशेबल अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। हाउएवर चाइल्ड मैरिज, ठीक है, इज वैलिड, ओके, इसको कहीं ना कहीं आप कोर्ट के द्वारा ही उसको कैंसिल कर सकते हो, उसके बगैर कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। फिर आता है मैरिज सेरेमनी, जो क्विकली फटाफट देख लेते हैं। मैरिज सेरेमनी का मतलब होता है कि मैरिज होना चाहिए, सेरेमनी के द्वारा होना चाहिए, कस्टमरी राइट्स के मुताबिक होना चाहिए। 2 पार्टीज है, दोनों पार्टीज के यहाँ पे सेरेमनी अलग अलग हो सकती है, तो दैट इज आल्सो दैट इज ओके। कोई भी एक पार्टी की सेरेमनी के द्वारा आप उसकी शादी कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सेरेमनी, ठीक है। सप्तपदी मैरिज, जो 7 से चक्कर लेने होते हैं अग्नि की साक्षी को मानकर, 7वां स्टेप लेते हो, सो दैट इज अ मैरिज इज सोलमनाइज, इट इज कंप्लीटेड माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपने मैरिज किया है और वो मैरिज पुरोहित के मुताबिक नहीं है, मतलब सेरेमनी के मुताबिक नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऐसे मैरिजेस को इनवैलिड मैरिज माना जाएगा, ठीक है। मैरिज टू अ स्वॉर्ड is also invalid marriage, ठीक है। एंड मैरिज परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ अ मून, है ना, कि भाई मून को साक्षी रखते हुए हम एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, ऐसा नहीं होगा। हम एक ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब के सामने खड़े होकर एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, दैट इज नॉट, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर सेरेमनी हैज टू बी डन, ओके। आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इस बात को हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे, है ना। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कम्स इन द नेक्स्ट मॉड्यूल इन डिटेल, ओके। चलिए, ग्रेट, ठीक है। सो दोस्तों, ये फैमिली लॉ का 2nd सेशन था। इसकी नोट्स आपको मिलेगी protalentdigital.com से। So don't miss out to take this PDF from protalentdigital.com. You get practice questions along with PDF, and this is very important topic from your exam point of view. So don't miss out on it. Okay, great. Thank you. Have a good day.